की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है। नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। अभी जो आपने तस्वीरें देखी वो हाथरस कांड के पीड़ितों से जब राहुल गांधी मिलने पहुंचते हैं उस वक्त की हैं। सबसे पहले दिल्ली से राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचते हैं, वहां जो हाथरस कांड के जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवार से मुलाकात करते हैं, उन्हें ढांढस बंधाते हैं और दुख दर्द जो होता है उनका वो समझते हैं। अलीगढ़ के बाद सुबह ही 9 बजे के करीब राहुल गांधी हाथरस पहुंचते हैं, वहां भी कई पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं और इसके बाद राहुल गांधी सीधे सीधे प्रशासन पर सवाल खड़े कर देते हैं। साथ ही मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये भी मांग कर दी कि इन पीड़ित परिवारों को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुख में है। सबसे पहले आप राहुल गांधी को सुनिए। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन। तो आपने राहुल गांधी को सुना कि उन्होंने किस तरीके से प्रशासन पर सवाल खड़े किए और मुआवजे की मांग की, लेकिन असली सवाल यह है कि जिस बाबा के सत्संग में इतना बड़ा हादसा हुआ, 123 लोगों की जान चली गई और वहां जो लापरवाही तमाम जो सामने आ रही है, उसके बावजूद उस बाबा पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं? उस बाबा पर जो कोशिशें हो रही हैं कि दबिश दी जा रही हैं, लेकिन उस बाबा का कोई ठिकाना नहीं है। उनके वकील कह रहे हैं बाबा यूपी में ही है, जब चाहेंगे तब पेश हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाबा को कौन बचा रहा है, क्यों बचा रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? ये तमाम सवाल हैं। और किस तरीके से वहां जो सत्संग हुआ उसमें जो लापरवाही थी, उनके जो रियलिटी चेक सामने आ रहे हैं और जो प्रशासन को बचाने की कोशिश हो रही है वो भी आपको बताऊंगा। और किस तरीके से अपनी नाकामी यूपी सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है, यह भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सवाल 123 मौतों का है और उनके परिवार का है, जो आज जिनके घरों में मातम पसरा है। तो सबसे पहले बाबा कहां हैं? हिंदुस्तान की एक खबर में छपा है, हिंदुस्तान लाइव की खबर है कि बाबा मैनपुरी के अपने आश्रम में ही है। यहां लगातार पुलिस जा रही है, पुलिस के अधिकारी बाबा से अंदर जाकर मिलते हैं। बाहर जो पुलिस के छोटे सिपाही होते हैं, दरोगा होते हैं, वो बाहर इंतजार करते हैं। अब तक 2 से 3 बार पुलिस अंदर बाबा के आश्रम में जा चुकी है, लेकिन पुलिस लगातार कह रही है कि ये सिर्फ सुरक्षा के मद्देनजर हम कदम उठा रहे हैं। हिंदुस्तान में छपा है कि आश्रम से लौटने वाले कई लोग इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि पूरी संभावना है कि बाबा अंदर ही है। समर्थक अपना नाम बताने से साफ इनकार कर देते हैं। नाम न छापने की शर्त पर एक शख्स ने बताया कि आश्रम के अंदर 3 बार पुलिस जा चुकी है। आश्रम के खुले मैदान में पुलिस रहती है, लेकिन पुलिस अधिकारी कमरों के अंदर जाते हैं और कुछ देर बाद लौट आते हैं। ये वही आश्रम है जो महलनुमा आश्रम, जिसके बारे में कहना गलत नहीं होगा, 21 बीघे की भी जमीन पर जो बना है, और यहाँ लगातार 30 से 40 सेवादार जो होते हैं बाबा की सेवा में औसतन रहते हैं। और इसी आलीशान बंगले की तरह बनाया गया 6 आलीशान कमरे हुए हैं जो बाबा के लिए हैं। और एक ही आश्रम नहीं, ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 से 30 आश्रम हैं बाबा के जो आलीशान महल और बंगले से कम नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाबा को बचा कौन रहा है? जब हादसा होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचते हैं, उन्होंने भी बाबा को लेकर सीधे सीधे कोई बात नहीं कही। ये कहा कि सेवादारों ने जो बचाने की कोशिश की, उन्होंने छिपाने की कोशिश की। इसके अलावा जो एसडीएम की जो सबसे पहली रिपोर्ट आई, उसमें भी भीड़ को ही गुनहगार बता दिया गया, भीड़ को ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया और सीधे सीधे भीड़ पर ही सारा ठीकरा फोड़ दिया गया कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो खुद भीड़ है। खुद बाबा की तरफ से जो बयान आया बाद में कि असामाजिक तत्व जिम्मेदार है। लेकिन सर, 123 लोगों की मौत की जिम्मेदारी लेने से इतना बच क्यों रहे हैं? वो भी तब जब लगातार लापरवाही जो हुई है, जो प्रशासन की तरफ से जो लापरवाही हुई है, जो बाबा की जो पूरा जो कमेटी थी, जो सेवादार थे, उनकी तरफ से जो लापरवाही हुई है, उस पर इतना पर्दा क्यों डाला जा रहा है? हालांकि इस मामले में 6 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं।
जो मुख्य आयोजक था वो फरार है, उस पर 1 लाख का इनाम है। लेकिन सवाल वही कि बाबा कहां फरार है, बाबा को क्यों बचाया जा रहा है। तो जब इन सवालों की तफ्तीश से पड़ताल की गई तो दैनिक भास्कर ने भी एक खबर छापी है। इसमें लिखा है कि घटना के तीसरे दिन पहली गिरफ्तारी, अब तक 6 सेवादार पकड़े गए, सबूत ढो डाले एक्सक्लेमेशन। कुछ बाबा की आर्मी ने सबूत मिटा दिए तो कुछ बारिश ने, यानी कि बारिश जो वहां पर उसी दिन से हो रही थी उससे कुछ सबूत मिट गए। इसके अलावा जो बाबा के बारे में भास्कर ने लिखा है कि बाबा का रसूख ऐसा कि सभी मामलों में अब तक एफआईआर लग चुकी है, जो उनके पुराने मामले हैं, चाहे वो नाबालिग के साथ एक, इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बताया कि सभी मामलों में एफआईआर लग गई है, किसी भी मामले में बाबा के खिलाफ चार्जशीट नहीं है। एक खबर अमर उजाला में छपी है कि भोले बाबा का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है पुलिस। पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है, लेकिन मीडिया लगातार बता रहा है, लगातार पुराने जो कारनामे हैं, काला चिट्ठा है, जो पुरानी करतूतें हैं वो सामने है। उसके बाद खंगालने की सिर्फ दिखावा हो रहा है, क्या कोई बचाने की कोशिश कर रहा है? ऐसे सवाल लगातार उठ रहे हैं कि बाबा को कौन बचा रहा है, क्योंकि कई विश्लेषक बता रहे हैं, कई जानकार बता रहे हैं कि बाबा की जो पैठ है वो दलित और ओबीसी वर्ग में काफी ज्यादा है, और राजनीतिक जो व्यक्ति है, राजनीतिक जो शख्सियत है, उनके बहुत अच्छे संबंध है बाबा से, शायद इसी वजह से बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जब यहां हाथरस में हादसा हुआ तो मेरा आपका जो एक खबर है आप लोगों से जुड़ी, आप लोगों को उसे जरूर देखना चाहिए, उस पर ध्यान आपका ले जाना जरूरी है। यह खबर है पुर्तगाल की राजधानी में, जहां एक भारतीय पर्यटक, जो गर्भवती महिला होती है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद क्या होता है आप समझ नहीं सकते। वहां पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि कैसे पुर्तगाल के सबसे बड़े अस्पताल में एक गर्भवती महिला को एक इलाज नहीं मिला, जिसकी चलते उसकी जान चली गई, तो वहां पर स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, गलती माननी पड़ती है एक मौत की वजह से। लेकिन यहां 123 मौत हो जाने के बावजूद भी ना तो बाबा जिम्मेदार है, ना प्रशासन के अधिकारी जिम्मेदार हैं, और जिम्मेदार है तो एसडीएम की रिपोर्ट जो सामने आई उसमें भीड़ खुद ही जिम्मेदार है। 123 लोग भीड़ आपस में ही मर गए, आपस में ही सब कुछ उन्होंने एक दूसरे का गला घोट दिया, कोई इसके लिए कसूरवार नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। तो सिस्टम का अब आप देख सकते हैं दोहरापन। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में साफ तौर से लिखा है कि सत्संग में ना तो पुलिस ना हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, और 123 मौतें जो हुई हैं ये तो तय थी, क्योंकि एक आंकड़े के हिसाब से 6000 लोगों पर एक जवान था, यानी कि पुलिस का जवान 6000 लोगों पर तैनात था, जिनका दम घुटा, उन्हें ऑक्सीजन तक नहीं मिली, जबकि दावे बड़े बड़े किए जाते रहे सरकार की तरफ से। दैनिक भास्कर ने जब पड़ताल की तो उनकी पड़ताल में 3 लापरवाहियों पर सबका ध्यान समझना उन्हें बहुत जरूरी है। इसमें लिखा है कि 15 दिन से इसकी तैयारी चल रही थी सत्संग की, 500 बसें पहुंची, लेकिन प्रशासन बेखबर था। ये हाथरस के सिकंदराराव के फुलरई गांव में जो सत्संग होना था, 80,000 की परमिशन थी, लेकिन 2.5 लाख लोग पहुंचे, उसके बावजूद भी कोई नींद से नहीं जागा। इसमें सबसे पहले जो लापरवाही सामने आ रही है वो प्रशासन की तरफ से ही है। लगातार 500 बसें आ गई थी, लोग टेंट लगाकर पहले से ही वहां रहने लगे थे, सोने लगे थे, लेकिन प्रशासन की नजर नहीं पड़ी या शायद अनदेखा कर दिया गया। और इस 2.5 लाख की भीड़ को संभालने के लिए 40 पुलिस वाले थे। अरे चलिए मान लीजिए 80,000 भी वहां पर भीड़ होती तो उसके व्यवस्था में महज 40 पुलिस वाले, यानी कि 6,250 लोगों पर सिर्फ एक पुलिस वाला। यूपी के चीफ सेक्रेटरी ने भी बताया कि ऑर्गेनाइजर को 80,000 लोगों की अनुमति दी गई थी, अगर इतने ही लोग आते तब भी एक पुलिस वाले पर 2,000 लोगों को संभालने की जिम्मेदारी थी। पुलिस ने पूरी भीड़ बाबा के सेवादारों के जिम्मे छोड़ दी थी। ना यहाँ पर कोई एंट्री पॉइंट था, ना एग्जिट पॉइंट था, ना पुलिस का इंतजाम था, और डॉक्टर या स्वास्थ्य के इंतजाम के नाम पर तो बस भगवान भरोसे थे शायद पूरा प्रशासन। इसके अलावा जो लापरवाही है वो आप देखिए, जब वहां पर सत्संग हुआ, ट्रैफिक भी लगा, पुलिस कंट्रोल रूम में भी इसकी शिकायत गई होगी, लेकिन फिर भी कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से हादसा हो गया इतना बड़ा। इसको लेकर यूपी के पूर्व डीजीपी कह रहे हैं कि इतनी जब भीड़ का अनुमान था तो कम से कम वहां पर एक कंपनी पीएसी होनी चाहिए थी, एलआईयू के जवान होने चाहिए थे, महिला पुलिस होनी चाहिए थी, 100 होमगार्ड होते, ट्रैफिक पुलिस होते, फायर ब्रिगेड के आदमी होने चाहिए थे, कम से कम 700 से या फिर करीब 2000 तक पुलिस वालों की तैनाती करनी थी, लेकिन कुछ ऐसा नजर नहीं आया। भास्कर में आगे लिखा है कि मौके पर एम्बुलेंस नहीं, हॉस्पिटल पहुंचे तो ना डॉक्टर ना ऑक्सीजन। सत्संग वाली जगह पर प्रशासन ने 2 एम्बुलेंस भेजी थी मात्र,
और भीड़ थी 2.5 लाख की। भगदड़ मची तो आसपास से 32 एम्बुलेंस को फिर आनन फानन में बुलाया गया। हाथरस से 11 और बाकी जगह से बुलाई गई, लेकिन जैसे ही भीड़ वहां सिकंदर राव सीएचसी पहुंचती है, जैसे जैसे लोग अपने लोगों को दौड़कर अपनी गाड़ियों से बाकी वाहनों से लेकर पहुंचते हैं, तो वहां पता चलता है वहां तो सिर्फ एक ही डॉक्टर था। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि 123 लोगों में से 74 लोगों की मौत दम घुटने से हुई। ऐसे मरीजों को सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन क्या करें, वही ऑक्सीजन वहां नहीं थी। 31 महिलाओं की कुछ जो शव थे वो ऐसे थे जिनकी पसलियां टूटकर दिल और फेफड़े में घुस चुकी थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो लापरवाही हर तरफ से हुई है, चाहे वो बाबा के जो सेवादार हैं, बाबा की जो पूरी कमेटी जो आयोजक हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, पुलिस हो, स्वास्थ्य महकमा हो, और चाहे वो लखनऊ में बैठे आला अधिकारी क्यों ना हो, क्योंकि सवाल ये भी खड़े हुए कि हादसा होने के बाद लीपापोती की कोशिश हुई, बहुत देर बाद लखनऊ तक खबर पहुंची। इसके अलावा अब जिस तरह से लीपापोती की जा रही है वो भी बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। बाबा को बचाने की जो हम लगातार कह रहे हैं, जिनके जो कारनामे हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें बचाने की कोशिश किस तरीके से की जा रही है, क्या इसके पीछे वोट बैंक की वजह है? और आपको ये भी, जैसा हमने शुरुआत में बताया कि राहुल गांधी पहुंचे, तो विपक्ष के पहले नेता हैं जो वहां पर पहुंचे, अपना दुख दर्द जाहिर किया और बताया कि मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा अभी तक प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान हो चुका है, लेकिन मुआवजा नहीं, ऐसे जो हादसे हैं उनसे सबक लेने की ज़रूरत है, सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। लेकिन जब मैंने आपको बीच में पुर्तगाल का उदाहरण भी दिया था, किस तरीके से एक मौत से ही स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन यहाँ 123 मौत हो जाने के बावजूद नेताओं के, अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रहती। आप सोचिए, चाहे ये हाथरस का हादसा नया नहीं है, कुछ वक्त पहले भी लगातार ट्रेन हादसे हुए हैं, बालासोर हो, कंचनजंगा एक्सप्रेस हो, उसके बावजूद भी कोई इस्तीफे नहीं होते। हम लगातार आपको बताते हैं किस तरीके से भारत में सिस्टम चल रहा है। अब जरा सोचिए, हादसे होते रहते हैं, जान जाती रहती है, लेकिन ना अधिकारी ना सरकार किसी के कानों पर जू नहीं रखती, जिससे समझ में आता है कि भारत में क्या आम इंसान की जान की कीमत सिर्फ इतनी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।